एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। सुबह होते ही वो हल लेकर खेत में लग जाता, पसीने और चिंता के साथ अपनी जिंदगी को जैसे तैसे आगे बढ़ाता रहता। मोहन की पत्नी सरला एक सीधी साधी और समझदार महिला थी, जो हर हाल में घर संभालती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी गीता, जो समझदार और अच्छे स्वभाव की थी, और छोटी बेटी नीलम, जो चंचल और चालाक थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन से बहुत ईर्ष्या करती थी। दोपहर का समय था। रसोई में सरला चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। गीता उसके पास आकर चुपचाप सब्जी काटने लगी। गीता बेटा, तुम हर काम इतनी लगन से करती हो, सच में तुमसे घर संभल जाता है। माँ, ये तो मेरा फर्ज है, आप इतनी मेहनत करती हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, शांत स्वभाव और समझदारी। इतना कहते कहते अचानक सरला को ध्यान आता है, अरे नीलम कहाँ है? सुबह से दिखी ही नहीं। नीलम, ओ नीलम! सरला जोर से आवाज लगाती है। कुछ पल सन्नाटा रहता है, फिर तेज कदमों की आवाज आती है। नीलम गुस्से और चिड़चिड़े अंदाज में रसोई में अंदर आती है। क्या है माँ, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रही हैं? मैं कोई खाली नहीं बैठी थी। बात करने का ये तरीका है? मैं बस पूछ रही थी कि तुम कहाँ थी। नीलम हंसते हुए तंज में, आपको मेरी क्या चिंता होगी, आपको तो बस आपकी आदर्श बेटी गीता की ही फिक्र रहती है। गीता, नीलम ऐसा मत बोलो। नीलम गुस्से में बीच में काटते हुए, आप चुप ही रहो दीदी, हर वक्त अच्छी बनने का नाटक मत किया करो। सबके सामने सीधी साधी बनती हो और सारी तारीफें भी तुम ही ले जाती हो। नीलम, बस करो नीलम, ये जलन तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है। हाँ, जलन है मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा आप दोनों के बीच में छोटा और बेकार महसूस कराया जाता है। आप दोनों को तो बस एक दूसरे की अच्छाई ही दिखती है। दोपहर की तेज धूप खेतों पर चमक रही थी। मोहन अपने खेत में हल चला रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन वो बिना रुके काम करता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बैलों की धीमी चाल और हल्की मिट्टी चीरने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मोहन रुका, अपने माथे का पसीना पोंछा और आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, इस बार तो दया कर देना। हर साल की तरह इस बार भी अगर फसल खराब हो गई ना, तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की जिम्मेदारी है, घर का खर्च है, कब तक यूं ही जैसे तैसे चलता रहेगा। वो गहरी सांस लेकर फिर आसमान की ओर देखता है। बस भगवान, इस बार कोई मुसीबत मत आने देना। बारिश समय पर हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, ताकि मेरे बच्चों को थोड़ा अच्छा जीवन दे सकूं। इतना कहकर वो फिर से काम करने लगता है। तभी दूर से कोई आवाज लगाता है, अरे मोहन! मोहन मुड़कर देखता है। उसका दोस्त रामलाल उसकी तरफ आ रहा होता है। क्या बात है भाई, आज तो बड़े सोच में डूबे हुए लग रहे हो। क्या बताऊं रामलाल, किसान की जिंदगी ही ऐसी है। मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस बार तो मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, कभी ज्यादा धूप, कभी अचानक बादल। हाँ, बस यही डर लगा रहता है। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देता है। देखना, इस बार सब अच्छा होगा। थोड़ा माहौल हल्का होता है, फिर रामलाल मुस्कुराते हुए पूछता है, अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ घर पे सब कैसे हैं? भाभी जी और तुम्हारी दोनों बेटियां कैसी हैं? सब ठीक हैं। सरला तो हमेशा की तरह घर संभाल रही है, और मेरी बड़ी बेटी गीता, वो तो बहुत समझदार हो गई है। घर के हर काम में हाथ बटाती है, कभी शिकायत नहीं करती। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। हाँ, लेकिन छोटी वाली नीलम, उसका स्वभाव थोड़ा अलग है, चंचल है और कभी कभी गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उम्र भी तो ऐसी है। कोई बात नहीं मोहन, धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। बच्चे हैं, समय के साथ सीख जाते हैं। बस यही उम्मीद है कि दोनों बेटियां सही रास्ते पर चलें और खुश रहें। बाकी भगवान की मर्जी। दोनों कुछ पल के लिए खेत की तरफ देखते हैं, फसल, मिट्टी और अपने संघर्ष भरे जीवन को। चलो भाई, हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। हाँ, उम्मीद तो उसी से है। अगले दिन सुबह से ही मोहन के घर में हलचल शुरू हो गई थी। सरला घर को साफ सुथरा कर रही थी और गीता को सादगी से तैयार कर रही थी। घर छोटा था, लेकिन साफ सफाई और अपनापन साफ झलक रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर से बैलगाड़ी रुकने की आवाज आई।
लगता है जमींदार जी आ गए। मोहन जल्दी से बाहर जाता है। सामने जमींदार बहादुर सिंह और उनका बेटा रमेश खड़े होते हैं। नमस्ते जमींदार साहब, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। नमस्ते मोहन। घर छोटा हो या बड़ा, दिल बड़ा होना चाहिए। हमें तो तुम्हारा अपनापन दिख रहा है। सब अंदर बैठते हैं। सरला पानी लेकर आती है। नमस्ते जी, आप लोग कुछ लीजिए। नमस्ते बहू, आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया। थोड़ी औपचारिक बातें होती हैं। मोहन, हमने तुम्हारी बेटी के बारे में बहुत अच्छा सुना है। संस्कार सबसे बड़ी चीज होती है। जी साहब, हम तो बस बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, बाकी सब भगवान की मर्जी है। यही सबसे बड़ी दौलत है। कुछ पल बाद बहादुर सिंह मुस्कुराकर कहते हैं, अगर ठीक लगे तो लड़की को बुला लीजिए। जी अभी बुलाती हूँ। सरला अंदर जाती है और गीता को लेकर आती है। गीता सिर झुकाकर सादगी से चलती हुई सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रमेश पहली नजर में ही गीता को देखता है। उसकी सादगी, शांति और विनम्रता उसे तुरंत पसंद आ जाती है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी गीता। बहुत अच्छा नाम है। तुम घर के कामकाज संभाल लेती हो? जी जितना हो सके मैं माँ का हाथ बटा देती हूँ। रमेश गीता को ध्यान से देखता है, फिर धीरे से बोलता है, पिताजी, मुझे गीता पसंद है। इनकी सादगी और बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसी ही जीवन साथी की मुझे तलाश थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है साहब। मोहन, हमें किसी लेन देन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अच्छी बहू चाहिए। इतना सुनकर माहौल खुशियों से भर जाता है। तभी एक कोने में खड़ी नीलम हल्की हंसी के साथ तंज कसती है। वाह दीदी, पहली ही नजर में पसंद आ गई आप। सच में किस्मत हो तो आपकी जैसी हो। सब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। नीलम आगे बोलते हुए हल्की कड़वाहट के साथ, बस थोड़ा सा सीधा साधा बन जाओ और सबको अपना बना लो, है ना दीदी? रमेश को ये बात मजाक जैसी लगती है। वो हल्का मुस्कुरा देता है। लगता है आप अपनी बहन से मजाक कर रही हैं। नीलम सीधे देखते हुए हल्की मुस्कान, लेकिन अंदर से जलन के साथ। मजाक नहीं, मैं तो बस सच कह रही हूँ। दीदी को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, हम जैसे लोगों को थोड़ा ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। गीता चुप रहती है और सरला नीलम को इशारे से चुप रहने को कहती है। बच्चे हैं, मजाक तो चलता रहता है। लेकिन रमेश के मन में हल्का सा सवाल जरूर पैदा हो जाता है। घर में खुशी तो है, लेकिन नीलम की जलन अब साफ दिखाई देने लगी है। शाम का समय था। मोहन अपने घर के बाहर बैठा कुछ पुराने औजार ठीक कर रहा था। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे ओ मोहनलाल, कहाँ हो भाई? जरा बाहर तो निकलो। मोहन जल्दी से उठता है और बाहर आकर आदर से हाथ जोड़ता है। अरे पंडित जी, आइए आइए, कहिए क्या बात है? अंदर आइए ना, बैठिए। नहीं नहीं मोहन, आज बैठने का समय नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी पंडित जी? अरे भाई, तुम्हारी बेटी गीता के लिए बहुत बड़ा रिश्ता आया है। गांव के जमींदार बहादुर सिंह के बेटे रमेश के लिए। मोहन कुछ पल के लिए जैसे सुनकर यकीन नहीं कर पाता। क्या? जमींदार साहब का बेटा? पंडित जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं भाई, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लड़का पढ़ा लिखा है, अभी शहर से लौटा है, और सबसे बड़ी बात, उसे लड़की के संस्कार चाहिए, दौलत नहीं। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरी गीता के लिए इतना बड़ा रिश्ता। और सुनो, कल ही जमींदार जी अपने बेटे के साथ तुम्हारे घर आ रहे हैं गीता को देखने। तुम बस तैयारी रखना। जी जी पंडित जी, जैसा आप कहें, हम पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। और हाँ, चिंता मत करना, सब अच्छा ही होगा। इतना कहकर पंडित जी सारी बातें समझाकर वहाँ से चले जाते हैं। मोहन कुछ पल वहीं खड़ा रह जाता है। उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों साफ झलक रही होती हैं। फिर वो जल्दी से अंदर जाता है और आवाज लगाता है, अरे सरला, कहाँ हो? जरा बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। अंदर से सरला जल्दी जल्दी बाहर आती है। क्या हुआ जी, इतनी घबराहट में क्यों बुला रहे हो? अरे सुनोगी तो तुम भी हैरान रह जाओगी। अभी पंडित जी आए थे। पंडित जी क्या कह रहे थे? हमारी गीता के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, वो भी जमींदार बहादुर सिंह के बेटे रमेश का। क्या सच में? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और कल ही वो लोग गीता को देखने हमारे घर आ रहे हैं। हे भगवान, इतनी बड़ी खुशी, लेकिन हमें सब तैयारी भी करनी होगी। घर साफ करना है, गीता को भी तैयार करना होगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान पर भरोसा है, हमारी बेटी की किस्मत खुल जाए।
दोनों के चेहरे पर खुशी और उम्मीद साफ दिखाई देती है और घर में एक नई हलचल शुरू होने का संकेत मिल जाता है। मोहन और सरला की बातें अभी खत्म ही हुई थी कि दरवाजे के पास खड़ी नीलम चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था, आंखों में जलन और मन में गुस्सा भर गया था। वाह, तो ये बात है, दीदी के लिए जमींदार के घर से रिश्ता आया है और सब कितने खुश हो रहे हैं। हमेशा से यही होता आया है, जो भी अच्छा होता है सब गीता को ही मिल जाता है और मैं तो बस देखने के लिए हूँ इस घर में। इतनी भी क्या खास है गीता में, बस थोड़ी सी सीधी साधी बनती है और सबको लगने लगता है कि वही सबसे अच्छी है। जमींदार के घर की बहू गीता? नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। गीता की शादी के बाद से ही नीलम के मन में जलन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हर कोई गीता की तारीफ करता, उसकी खुशियों की बातें करता और यही बातें नीलम के दिल में चुभती रहती। एक दिन वो घर के एक कोने में अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। गीता, गीता, हर जगह बस उसी का नाम, जैसे इस घर में और कोई है ही नहीं। सब कुछ उसे ही मिलना था क्या? अच्छा घर, अच्छा पति और अब सब कहेंगे कि उसे बच्चे का सुख भी मिलेगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो मुट्ठी भींच लेती है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि उसकी ये खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। देखती हूँ कैसे वो मुझसे आगे निकलती है। गुस्से और जलन में भरी नीलम उसी समय घर से निकल पड़ती है। वो गांव से दूर एक घने जंगल की ओर बढ़ती है, जहां चारों तरफ सन्नाटा और डरावना माहौल होता है। जंगल के बीच एक पुरानी गुफा होती है, जहां एक तांत्रिक रहता था। नीलम धीरे धीरे गुफा के अंदर जाती है। अंदर धुआं, टिमटिमाती लौ और रहस्यमयी वातावरण फैला होता है। तांत्रिक आंखें बंद किए भारी आवाज में, कौन है? क्या चाहती है? नीलम थोड़ी घबराई लेकिन जिद में, बाबा, मैं अपनी बहन की खुशियाँ छीनना चाहती हूँ। मुझे ऐसा उपाय बताइए कि वो कभी माँ ना बन सके, उसे कभी बच्चा ना हो। तांत्रिक धीरे धीरे आंखें खोलता है और उसे ध्यान से देखता है। तुम्हारे मन में बहुत अंधेरा है बेटी, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। जो दूसरों के लिए बुरा चाहता है उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होता। नीलम गुस्से में, मुझे अंजाम की परवाह नहीं, मुझे बस अपना बदला चाहिए। तांत्रिक कुछ देर सोचता है, फिर एक छोटी सी पुड़िया निकालता है। ठीक है, मैं तुम्हें ये देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इसे बहुत संभल कर इस्तेमाल करना। इसे किसी तरह अपनी बहन तक पहुँचाना होगा और इसका असर धीरे धीरे होगा। नीलम उत्सुकता से, और फिर? अगर तुमने इसे बार बार इस्तेमाल किया तो उसका जीवन बदल जाएगा, लेकिन याद रखना, इसका असर सिर्फ उस पर ही नहीं, तुम्हारी किस्मत पर भी पड़ सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा, बस उसकी खुशियाँ खत्म होनी चाहिए। ये आखिरी बार कह रहा हूँ, ये रास्ता अंधकार की ओर ले जाता है। नीलम बिना कुछ सुने पुड़िया ले लेती है। गुफा से बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक संतोष दिखाई देता है। अब सब कुछ बदल जाएगा गीता, अब तुम्हारी बारी है सब कुछ खोने की। वो हंसते हुए वहां से चली जाती है। घर में बैठी नीलम अब हर दिन एक ही बात सोचती रहती थी कि गीता की खुशियां कैसे छीननी है। एक दिन वो अचानक अपनी माँ पिता के पास आती है। माँ, मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। शादी के बाद से ठीक से मिली भी नहीं। मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहन से मिलने में कैसा सोचना। हाँ, जाओ बेटा, बहन का घर ही तो है, वहाँ तुम्हारा भी उतना ही हक है। नीलम अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती है। जी पिताजी, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। कुछ समय बाद नीलम गीता के ससुराल पहुंचती है। जैसे ही वो हवेली के सामने खड़ी होती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। इतनी बड़ी हवेली, इतना पैसा, और ये सब गीता का है? नहीं, अब सिर्फ गीता का नहीं रहेगा, मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी, उसका सुख, उसका घर, यहाँ तक कि उसका पति भी। दिन बीतने लगते हैं। नीलम मीठे स्वभाव का दिखावा करती है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी चाल चलती रहती है। एक दिन वो रमेश के पास बैठती है। जीजा जी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, कहो नीलम।
आपकी शादी को काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक मतलब आपको बच्चे का सुख नहीं मिला। रमेश थोड़ा असहज हो जाता है। कभी आपने सोचा कहीं कोई कमी? रमेश चुप होकर, नीलम, ऐसी बातें? मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। इतने बड़े घर का वारिस, और अगर... रमेश अब सोच में पड़ जाता है। धीरे धीरे नीलम की बातें रमेश के मन में जगह बना लेती हैं। समय बीतता है और एक दिन ऐसा आता है जब रमेश नीलम की बातों में आकर उससे शादी कर लेता है। जब नीलम दुल्हन बनकर उसी घर में आती है, गीता चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शायद यही मेरी किस्मत है। वो फिर से अपने कामों में लग जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब नीलम घर में और ताकतवर हो जाती है। वो धीरे धीरे गीता के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है और छुपकर उसकी सेहत को भी बिगाड़ने की कोशिश करती रहती है। एक दिन रसोई में गीता के लिए खाना बन रहा होता है। नीलम चुपके से कुछ कर रही होती है। तभी दरवाजे पर खड़ा भोला सब देख लेता है। ये छोटी बहू क्या कर रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। वो चुपचाप वहां से हट जाता है, लेकिन उसकी नजर अब नीलम पर रहने लगती है। अब मुझे ध्यान रखना होगा, बड़ी बहू के साथ कुछ गलत हो रहा है। शाम का समय था। हवेली के पीछे वाले आंगन में भोला अकेला खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी मीना वहां आती है। क्या हुआ भोला भैया, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मीना, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा आज? मैंने छोटी बहू नीलम को रसोई में कुछ करते हुए देखा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुमने भी देखा? मुझे लगा मैं ही बेवजह सोच रही हूँ। मतलब तुमने भी कुछ देखा है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि छोटी बहू बड़ी बहू के खाने के पास बार बार जाती है और ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ छुपा रही हो। मुझे भी यही लगा, और आज तो मैंने साफ देखा कि वो कुछ गड़बड़ कर रही थी। लेकिन हम बिना सबूत के कुछ कह भी तो नहीं सकते। अगर हमने गलत बोल दिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर सच में कुछ गलत हो रहा है और हमने चुप्पी साध ली तो बड़ी बहू के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो अब क्या करें? हमें उस पर नजर रखनी होगी हर वक्त। जब तक सच सामने नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है भैया, अब से हम दोनों ध्यान रखेंगे। बड़ी बहू बहुत अच्छी हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहिए। और सही समय आने पर हम सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके मन में चिंता भी है और सच्चाई सामने लाने का इरादा भी। हॉल था। गीता के माता पिता मोहन और सरला कई दिनों बाद अपनी बेटी से मिलने आए थे। आज सब लोग एक साथ बैठकर रात का खाना खाने वाले थे। सब लोग खाने के लिए बैठे थे। रसोई से छोटी बहू नीलम अपने हाथों से थाली सजा कर ला रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था। वो एक खास थाली गीता के सामने रखती है। उसी समय दरवाजे के पास खड़ा भोला सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर शक साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही नीलम पीछे हटती है, मालिक, एक बात कहनी थी। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। क्या बात है भोला? मालिक, ये जो छोटी बहू ने बड़ी बहू के सामने थाली रखी है, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ छोटी बहू खाने के साथ कुछ ऐसा करती है जो ठीक नहीं लगता। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। चुप, तुम एक नौकर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? छोटी बहू, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं गलत हूँ तो आप ही ये खाना खा लीजिए। मैं बड़ी बहू के लिए दूसरी थाली ले आता हूँ। नीलम एक पल के लिए घबरा जाती है। हाँ नीलम, अगर कुछ गलत नहीं है तो तुम खा लो। कम से कम सबको तसल्ली हो जाएगी। नहीं, वो मैं अभी भूखी नहीं हूँ। कोई बात नहीं छोटी बहू, थोड़ा सा ही खा लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। नीलम, बात घुमाओ मत, सीधा सीधा खा लो। नीलम पसीना पसीना होने लगती है। अगर कुछ नहीं है तो डर कैसा? छोटी बहू, खा लीजिए। नीलम, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, खाओ इसे। नीलम के हाथ कांपने लगते हैं। वो पीछे हटती है। नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। क्यों? क्या दिक्कत है? कुछ पल का सन्नाटा, फिर अचानक नीलम के मुंह से निकल जाता है, क्योंकि इसमें जहर है। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, पूरा घर सन रह जाता है। सरला हैरानी और दर्द में,
नीलम, ये क्या कह रही है तू? मोहन टूटे हुए स्वर में। तू इतनी गिर सकती है अपनी ही बहन के साथ? रमेश गुस्से और सदमे में। नीलम, तुमने ये क्या किया? गीता के साथ ऐसा क्यों? गीता चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। नीलम रोते हुए, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी होती है। मैं बस उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सब कुछ उसी को क्यों मिलता था? मैं हार गई थी, इसलिए। बस बहुत हो गया। जिस घर में बहू बनकर आई उसी घर को बर्बाद करने चली थी तू। नीलम रोती हुई वहीं बैठ जाती है। उसकी सारी चालें अब उसी पर भारी पड़ चुकी थीं। रमेश धीरे धीरे गीता के पास आता है। गीता, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गीता आंसू पोंछते हुए धीरे से कहती है, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। भोला और मीना एक तरफ खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर संतोष होता है कि उन्होंने सही समय पर सच सामने ला दिया। सच चाहे जितना भी छुपाओ, एक दिन सामने आ ही जाता है। उस दिन के बाद हवेली में सब कुछ बदल गया। नीलम की जलन और बुराई का अंत हो गया और गीता की सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई। समय के साथ घर में फिर से खुशियां लौट आईं और सबको ये समझ आ गया कि दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला अंत में खुद ही हार जाता है।